दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान खंड, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम परमाणु संरचना तथा धातु अधातु एवं मिश्र धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत एनसीईआरटी आधारित रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है या सेट है, इसका पहला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है एवोगाड्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल। तो सही उत्तर है डाल्टन। दोस्तों 1803, दोस्तों देखिए 1803 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत में ये माना गया कि संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य कणों से निर्मित है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है और परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणुओं को न तो निर्मित किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, और जितने तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुणधर्मों की दृष्टि से समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आकार और द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत 1803 में डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण कौन से हैं, आपको बताना है। तो आप जानते हैं परमाणु के संगठन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों परमाणु की संरचना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर हुई है। देखिए इसमें जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। दोस्तों इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉन की विशेषता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन एक उदासीन अथवा आवेश रहित कण होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों परमाणु संख्या समान यानी प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होने पर वो तत्व समस्थानिक कहलाता है, और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, उनको समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिकों के अनुसार रासायनिक गुण समान लेकिन जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुणों में समानता होती है लेकिन भौतिक गुणों में अंतर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैथोड किरणों में क्या होता है। ऑप्शन है केवल द्रव्यमान, द्रव्यमान एवं आवेश दोनों, केवल आवेश और न तो द्रव्यमान न ही आवेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान और आवेश दोनों। दोस्तों कैथोड किरणें जो होती हैं परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कण होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु के इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण होते हैं, इसलिए कैथोड किरणों में द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है या कितनी होगी। दोस्तों किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होता है, तो उसके नाभिक में आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये 4 हो जाएगा उसकी द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बेरिलियम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है और दोस्तों, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन पहले स्थान पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण होता है? तो देखिए, आवेश रहित कणों में ऑप्शन देख लेते हैं, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो उत्तर है न्यूट्रॉन। दोस्तों, न्यूट्रॉन ऐसा कण है जो आवेश रहित या उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, ये जो है इनकी विशेषता होती है। न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित या उदासीन कण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, संयोजकता, संयोजन शक्ति, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयोजकता, संयोजन शक्ति, ये सही है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग, नहीं। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या, ये भी सही नहीं है। तो दोस्तों, परमाणु के संदर्भ में ये जो 3 ऑप्शन है, इनमें केवल एक सही है। अगर व्याख्या देखें तो किसी तत्व का परमाणु उसी तत्व के परमाणु अथवा किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ बंध बनाने की प्रक्रिया में कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता है अथवा साझा करता है। इलेक्ट्रॉन की ये संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो ये दर्शाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ऑप्शन है इसमें देख सकते हैं आप कि परमाणु जो होता है उसी जो बंध होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है संयोजकता, ये परमाणुओं की संयोजन शक्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोटियम, रेडियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। तो दोस्तों, इसमें रेडियम को छोड़ दिया जाए, 2 को छोड़ दिया जाए तो 1, 3, 4 ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यानी आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम यानी P, ड्यूटेरियम D और ट्राइट्रियम T। तो इस प्रकार दोस्तों, इसी तरह क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की जो किसी तत्व का केमिकल नेचर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आपके प्रोटॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, आवेश पर या कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। दोस्तों, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है और किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ आबंध बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन 1 है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। और इसके अलावा दूसरा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंधों के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या अगर जो हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। एक चीज क्लियर हो गई, न तो परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंधों के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में सही है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में सही है। आयोडीन का समस्थानिक घेंघा रोग के उपचार में, तो ये भी सही है। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ये 1, 2, 3 तीनों सही हैं। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग यानी ग्वाइटर के उपचार में किया जाता है। तो समस्थानिकों का कई अनुप्रयोग है, चिकित्सा क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो उत्तर है गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। दोस्तों दो न्यूट्रॉनों के बीच जो आकर्षण बल होता है उनमें गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल, ये दोनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन है एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण। तो याद रखिएगा बीटा किरण। दोस्तों अल्फा धनात्मक किरणें होती हैं, गामा उदासीन होती हैं, और अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है, धनावेशित होती है, इसमें हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा किरणें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की बनी होती हैं। गामा किरणें अनावेशित यानी उदासीन होती हैं। और एक्स किरणें जो हैं दोस्तों, गामा किरणें जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति की होती हैं, और बीटा किरण इसमें ऋणात्मक आवेश वाली होती है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों धातु, अधातु और मिश्र धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला कथन है कि पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सही है, क्योंकि पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। दूसरा है क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों सभी धातुएं सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा यानी मरकरी ये इसका एकमात्र अपवाद है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। दोस्तों पारे का उपयोग वायुदाब मापी और तापमापी के निर्माण में सूचक के रूप में किया जाता है। और आप जानते हैं कि कठोरता धातुओं का सामान्य भौतिक गुण है, लेकिन जो क्षारीय धातुएं होती हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तर है सोडियम का प्रयोग किया जाता है, और इनको आप सोडियम लाइट भी कहते हैं। दोस्तों सोडियम लैंप से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो पीला और एक वर्णी प्रकाश, मरकरी लैंप से श्वेत नीलाभ प्रकाश, और प्रतिदीप्त लैंप से सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश उत्पन्न होता है। तो सड़क की रोशनी में पीले लैंपों में सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन है हीरा, सीसा, प्लेटिनम और टंगस्टन। तो उत्तर है हीरा। दोस्तों हीरा यानी डायमंड सभी प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। प्रकृति में कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बंकमिंस्टर फुलरिन। हीरा क्रिस्टली पदार्थ है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजी आबंधों द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। हीरे का प्रयोग तेल के कुओं के बेधन में, चट्टानों को तोड़ने में और कांच को काटने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह आभूषणों के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। ये हरा पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों ये हरा पदार्थ कापर हाइड्रोक्साइड और कापर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों जब तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की परत जमा हो जाती है, ये हरे रंग की होती है, और ये हरा पदार्थ कापर हाइड्रोक्साइड और कापर कार्बोनेट का मिश्रण होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पारद धातु मिश्रण होता है क्या? तो देखिए, अति रंगीन मिश्र धातु, कार्बन युक्त मिश्र धातु, पारा युक्त मिश्र धातु या अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधी मिश्र धातु। तो सही उत्तर है पारद धातु मिश्रण पारा युक्त मिश्र धातु होती है दोस्तों। और इसको जो है पारा या किसी धातु से मिलकर जब कोई मिश्र धातु बनाता है तो उसको पारद धातु या याद रखिएगा अमलगम, पारद धातु या अमलगम कहा जाता है। लोहे को छोड़कर प्राय सभी धातुएं पारे के साथ मिश्र धातु बनाती हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांतों के छिद्रों में भरा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है? तो ऑप्शन है आपके सीसा तांबा, सीसा एंटीमनी, सीसा और बिस्मथ, सीसा और जिंक। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, सीसा और एंटीमनी। दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस में जो मुद्राक्षर या टाइप धातु होती है उसमें 60 से 86% सीसा और 11 से 30% एंटीमनी और टिन की मिश्र धातु से वो बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो देखिए दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम ये अतिक्रियाशील धातुएं होती हैं, बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और खुले वातावरण में रखने पर आग की तरह जलने लगती हैं। इसके लिए इनको सुरक्षित रखने के लिए कैरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही है। सोडियम और पोटेशियम धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण हवा में जलने लगती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग होता है? तो आप जानते हैं एल्यूमिनियम बनाने के लिए दोस्तों बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग दोस्तों एल्यूमिनियम के निष्कर्षण या एल्यूमिनियम निर्माण में होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट के अयस्क से किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण तापमापी यानी थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन है उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, उच्च संचालन शक्ति या उच्च विशिष्ट ऊष्मा। सही उत्तर ऑप्शन सी है, उच्च संचालन शक्ति। दोस्तों, पारा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। तापमापी में इसका प्रयोग किए जाने के कारण ये अपारदर्शी चमकदार होता है। अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। ऊष्मीय चालकता उच्च होती है और शीघ्र ही ताप अंकित करना और कांच पर नहीं चिपकना और अत्यधिक वाष्पशील नहीं होना, ये साधारण तापमापी में पारे के प्रयोग के प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, बिजली की इस्त्री में नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। और बिजली की इस्त्री में गर्म करने वाले जो तत्व के रूप में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम में दोस्तों 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। नाइक्रोम एक उच्च प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है जो पहली बार गर्म होने पर क्रोमियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है और इस परत के नीचे स्थित जो तार टूटने और जलने से बच जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से या मंडन परिष्करण से। तो आपको बताना है कि तांबा का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है, किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो देखिए, तांबा अपेक्षाकृत सक्रिय धातु है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विद्युत अपघटन से जो है शुद्ध होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तांबे का शोधन इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन क्या होता है? तो विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अयस्कों को प्रसंस्कृत करके उसमें निहित रासायनिक तत्वों को शुद्ध और अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह धातु पहचानिए जो निराविषी यानी नॉन टॉक्सिक प्रकार की है। ऑप्शन है आपके क्रोमियम, स्वर्ण, कैडमियम और कोबाल्ट। तो इसमें से कौन सी धातु है जो निराविषी प्रकार की है?
तो सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण यानी गोल्ड। गोल्ड एक निराविषी प्रकार की धातु है। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके प्रमुख अयस्क केलावेराइट और सिल्वेनाइट हैं। दोस्तों स्वर्ण के अतिरिक्त टिन, चांदी, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम ये भी निरावासी धातुएं हैं। लेकिन देखिए क्रोमियम, कैडमियम और कोबाल्ट ये विषालु धातुओं की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके विद्युत अपघटन, आयतन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दोस्तों जब कोई पदार्थ, धातु, अधातु, ठोस, द्रव और गैस कोई भी हो किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी एक्सरेज या दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस क्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कांसा यानी ब्रांज निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो आप जानते हैं कांसा दोस्तों तांबा और टिन की मिश्र धातु है और इसमें सामान्यतः 88% तांबा और 12% टिन होता है। कांसे का उपयोग बर्तन और मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑप्शन है देखिए ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो सही उत्तर आपका ब्रोमीन है। ब्रोमीन दोस्तों एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तैलीय तरल है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका उपयोग कृषि संबंधी रसायन, रंजक पदार्थ, कीटाणुनाशक और औषधियों में किया जाता है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है कि किस लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? ऑप्शन है मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट या सीडेराइट। तो सही उत्तर है मैग्नेटाइट। दोस्तों मैग्नेटाइट में सर्वाधिक लोहा 72.4% पाया जाता है। हेमेटाइट में 69.9 यानी 70%, लिमोनाइट अयस्क में 55% और सीडेराइट में 48.2% के आसपास लोहा पाया जाता है। तो याद रखिएगा मैग्नेटाइट लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, गैलियम या एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी गैलियम। दोस्तों गैलियम प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती है परंतु इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। गैलियम का गलनांक 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए ये जो गैलियम जो धातु है दोस्तों गैलियम ये हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक या हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है? ऑप्शन है आपके सोल्डर, मिश्र धातु, इस्पात, नाइक्रोम या जर्मन सिल्वर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइक्रोम। दोस्तों इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर ये जो विद्युत तापीय उपकरण हैं इनमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है और ये तापीय उपकरण उच्च प्रतिरोधी तार की कुंडली यानी कॉइल से बने होते हैं। ये नाइक्रोम के मिश्र धातु से निर्मित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पीतल यानी ब्रास किसका मिश्रण होता है? तो आप जानते हैं पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों इसमें सामान्य रूप से 68 से 71% तांबा और शेष भाग जस्ता मिलाकर ये पीतल मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? आपको बताना है। ऑप्शन है पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम या लिथियम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कैडमियम। दोस्तों सभी क्षारीय धातुएं जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं क्योंकि इनका आयनन विभव जो होता है या जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये हाइड्रोजन से अधिक होता है।
जबकि कैडमियम का आयनन विभव जल से कम होने के कारण ये जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। पोटेशियम, सोडियम और लिथियम दोस्तों जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। कैडमियम का प्रयोग बैटरी और टेलीविज़न के निर्माण और नाभिकीय रिएक्टर में आप जानते हैं कि कंट्रोलिंग रॉड्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है सीसा, क्रोमियम, जस्ता या निकिल। तो सही उत्तर है जस्ता। दोस्तों जस्ता या जिंक एक जंगरोधी अभिकर्ता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पे जस्ते का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन जल, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सहन करने में सक्षम होता है। जंग रहित लोहा या धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, जिससे कि एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज और रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली अलौह धातु है। ये धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज और रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम तरल पदार्थों के डिब्बे, दरवाजे, खिड़कियां, तार, कार्बन और पेंट तथा फॉयल निर्माण में एल्यूमिनियम प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पायरेक्स कांच या जिसको पायरेक्स ग्लास कहा जाता है, इसको अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो दोस्तों पायरेक्स कांच को मजबूत बनाने के लिए बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पायरेक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जो सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। ये कांच ताप, रासायनिक अभिक्रियाओं और विद्युत के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। पायरेक्स कांच के निर्माण में बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है, इस कारण इसे बोरोसिलिकेट कांच कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है देखिए, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या एक्वारेजिया। तो सही उत्तर है एक्वारेजिया। दोस्तों उत्कृष्ट धातुएं या राज धातु जिनको नोबल मेटल कहा जाता है, ये आर्द्रवायु के संपर्क में रहने के बावजूद भी क्षरण और ऑक्सीजन इनका बहुत ही कम होता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम ये उत्कृष्ट धातुएं हैं दोस्तों। इन धातुओं को घोलने के लिए अम्लराज अथवा एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। और एक्वारेजिया क्या है इसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 के अनुपात में 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और HCl का मिश्रण होता है। और एक्वारेजिया को शाही जल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। दोस्तों धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्रुक्स कांच, पायरेक्स कांच, क्रिस्टल कांच या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है क्रुक्स कांच। दोस्तों धूप के चश्मों में लेंस बनाने के लिए क्रुक्स कांच और क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड नामक पदार्थ पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से तेजी से परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला का सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।